हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल डैडी समाधान आईसीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम वीरेंद्र है। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टैटिक पोर्शन ऑफ सिविल सर्विसेज में, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था रिवीजन पोर्शन। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज ऑन द ब्रिटिशर्स। हम लास्ट लेक्चर में इसमें बात करने वाले हैं। चैप्टर 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 4, जिसमें हम बात करेंगे हाउ द ब्रिटिशर्स हैव स्टार्टेड देयर न्यू एरा इन इंडिया, और किस तरह से उन्होंने मुगल एम्पायर के साथ सब कुछ मैनेज करते हुए अपनी कॉलोनियल पीरियड को आगे स्टैब्लिश करें इंडिया में। बट बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट हाउ फ्रेंच कम टू इंडिया एंड व्हाट वर द रीजन ऑफ फ्रेंच टू गॉट अ डिक्लाइन इन इंडिया। सो फ्रेंच कंपनी केम टू इंडिया in 1664. The foundation that was created under this person, his name is King Louis. इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, इनके रेंज के अंडर में इसकी नींव रखी गई थी अंडर सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर कॉलबर्ट। ये थे मिस्टर कॉलबर्ट की सुपरविजन में ये मिनिस्टर थे। इनके सुपरविजन में कंपनी बनाई गई, जो कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी, एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वाज क्रिएटेड इन 1664। एंड as soon as they came to India, they have created very important settlement in India and they created headquarter Pondicherry. And Pondicherry में जो headquarter बनाया था वो उसके लिए जो जिम्मेदार पर्सन थे, his name was Francis Martin. उसके बाद में they also created a very important factory in India that was in the मसूलीपट्टनम। उसके अलावा भी कई सारी इन्होंने छोटी मोटी एक्टिविटी इंडिया में की थी that was discussed in the previous video lecture, जिसमें कि फ्रांस को प्रॉपर्ली डिस्कस किया। So have a look on that also. इसके बाद में जो फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट हमारी डिस्कशन का जो एरिया है और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज फ्रॉम द एंग्लो फ्रेंच वॉर, और इसको हम 3 कर्नाटिक वॉर का नाम भी देते हैं। इसके क्या क्या रीजन है, इसकी पूरी डिटेल मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में जो है बताई है। आप यू हैव लाइक इनफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑल दीज वीडियो लेक्चर जो भी पूछा जाता है। सो हैव ए लुक ऑन दैट आल्सो। एंग्लो फ्रेंच की लड़ाई हुई थी। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था दैट वाज डिस्टर्बेंस इन द यूरोप। जो यूरोप में डिस्टर्बेंस चल रही थी फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए तीनों कर्नाटिक वॉर में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी बनी। क्योंकि फर्स्ट अगर कर्नाटिक वॉर के बारे में बात करें, दैट इज द ओनली रीजन। पहले कर्नाटिक वॉर होने का ये रीजन ये था कि फ्रांस और इंग्लिश एक दूसरे के सामने आ गए थे, बिकॉज दे वर हैविंग अ ट्रबल इन यूरोप में। वो ट्रबल थी, और वो जो ट्रबल थी वो यहाँ पे भारत में भी देखने के लिए मिली। और वो वॉर स्टार्ट हुई थी 1742-1748 में, वो कंप्लीट होगी। एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एक्स चैपल ट्रीटी, या फिर ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। ये ट्रीटी एक्चुअल में जर्मन के एक नॉर्थ एरिया है, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस की जो ट्रैप ऑफ टेरिटरी है उसके पास में एक एरिया है ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज। वहां पे ये ट्रीटी हुई और इसको ट्रीटी ऑफ एक्स चैपल क्यों हो रहा था। इस ट्रीटी के अनुसार कुछ खास किसी को मिला नहीं, जिसने भी जिसका जो कब्जा हुआ था वो सब उसको वापस कर दिया जाए। ये ट्रीटी में बात हुई थी। ट्रीटी ऑफ एक्साई जो एक्सिला चैपल के बारे में मैंने इससे वीडियो लेक्चर में प्रॉपर डिटेल में बताया, सो हैव अ लुक ऑन दैट। इसके बाद में जो सेकंड कर्नाटिक वॉर हुई दैट वाज इन 1749 से 54 तक चली, 1754 तक चली। इस लड़ाई का मुख्य क्या रीजन था, टू अंडरमाइन द पावर ऑफ फ्रेंच की जो पावर है इन साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में, उसको कहीं ना कहीं कम करना था। और सेम काइंड ऑफ मोटिव एक्चुअली हैविंग द माइंड ऑफ फ्रेंच to undermine the power of Britain in southern India. So vice versa same policies were there, but yes ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सेकंड कर्नाटिक वॉर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें कई सारे फैक्ट्स वगैरह हुए। सब कुछ होने के बाद में थिंग्स गॉट एंड। लास्ट में जो डुप्लेक्स थे भारत में, जो फ्रांस के इंपॉर्टेंट गवर्नर थे, उनके ऊपर में सारी लड़ाई का ठीकरा फोड़ दिया गया। उनको सब चीजों का जिम्मेदार माना गया, फ्रांस की हार का जिम्मेदार माना गया। फाइनली एक और यहाँ पे गवर्नर आए, जो गवर्नर के अंडर सुपरविजन में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी नेम इज ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी। इस ट्रीटी में पीस की बात बोली गई थी एंड दे हैव डिस्कस्ड व्हाटएवर एक्चुअली एक्वायर्ड और टेकन बाय ईच अदर। जो भी जिसने लेना था वो ले लिया। नाउ व्हाटएवर यू आर हैविंग, सो जस्ट फोकस ऑन ट्रेड पे काम करो। इसके बाद में थर्ड कर्नाटिक वॉर हुई, यहीं नहीं रुके, थर्ड कर्नाटिक वॉर हुई। थर्ड कर्नाटिक वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, जो एक लंबी लड़ाई चली थी, 9 साल लंबी लड़ाई चली थी, उसको 7 ईयर वॉर इन यूरोप भी बोला जाता है। वो जो लंबी लड़ाई चली थी, उस लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ईस्ट में, यानी कि भारत के हिस्से में ये लड़ाई दिखेगी। दैट इज थर्ड कर्नाटिक वॉर, एक्सटेंशन ऑफ 7 ईयर वॉर इन यूरोप। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वॉर जो स्टार्ट हुई थी, दैट वाज स्टार्टेड इन 1760 में इसकी शुरुआत हुई थी। दैट वाज बैटल ऑफ वेंडीवाश में ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जो बंदीवाशी का युद्ध के नाम से भी जानी जाती है, बैटल ऑफ वेंडीवाश, जिस लड़ाई में फाइनली फ्रांस को अपना हार का सामना करना पड़ा। और
उसके बाद में ट्रीटी हुई, दैट ट्रीटी एक्चुअली साइंड इन पेरिस, दैट इज ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस में हुई थी। ट्रीटी के अंतर्गत में एक बात बोली गई थी फ्रांस को, फ्रांस सेटल्ड ओनली फॉर द कमर्शियल पर्पस, नॉट फॉर फोर्टिफिकेशन वाज बैंड। So fortification actually done by the French, that actually been banned by the Britishers after Third Carnatic War। उसके बाद में धीरे धीरे फ्रांस का व्यापार भी कहीं ना कहीं जो लिमिटेड हो गया था, एंड दे हैव टू टेक एवरी काइंड ऑफ परमिशन फ्रॉम द ब्रिटेन while promoting any kind of commerce in India। So these three important words we have discussed in previous lectures, so have a watch on that also। And so what are the failures why French got decline in India? सबसे पहले important reason in adequate military support, they were always lacking for the military support। उन्होंने जो सबसे पहली लड़ाई की थी अनमुद्दीन के साथ में, उन्होंने 500 सैनिकों के साथ में लड़ाई तो कर ली थी, लेकिन बाद में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जब उनके सामने उनकी इक्विवेलेंट जो इंडस्ट्रियल अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जिसने स्वाद चखा था, जो कि ब्रिटिशर आर्मी थी, उनके पास भी उस तरह के अपडेटेड इक्विपमेंट्स थे जैसे फ्रांस के थे, एंड उसके वजह से कहीं ना कहीं फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। और फ्रांस की आर्मी इतनी ज्यादा प्रॉपर्ली डिसिप्लिन नहीं थी और इतने नंबर्स में भी नहीं थे, जिसकी वजह से फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। सो इन बिकॉज ऑफ इनएडुकेट मिलिट्री सपोर्ट दे face the failure in India, and the government involvement in every decision, as I have already informed you, this company created by the French under the reign of Louis XIV, that was the government company, that was a government company। So in order to take every permission, every grant, they have to look for the government, and yes, because the government permission, it always take a very numerous period of time, बड़ा लंबा समय उसमें लग जाता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी पैरालाइसिस हमेशा होती रही। कोई पॉलिसी को भी बनाते थे वो उसको जल्दी ही उनको या तो टेक बैक करना पड़ता था, सरकार को हर बात के लिए जवाब देना पड़ता था, फंडिंग खर्च करने से लेके फोर्टिफिकेशन बनाने तक की, अपनी सेना खड़ी करने, हर चीज में दे हैव टू टेक परमिशन, बिकॉज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट दे ऑन वेरी हाई, दैट्स व्हाई दे आल्सो गॉट फेलियर। इल मैनेज ऑफ पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, उनकी जो इंपीरियलिज्म पॉलिसी थी, यानी कि इस देश में भारत में राज करने की पॉलिसी थी, वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं थी। दे हैवंट डिसाइडेड कि उनको क्या करना चाहिए, दे ओनली सेटल्ड फॉर पौंडीचेरी। से पौंडीचेरी में शुरुआत करने के बाद में दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट नाउ वी आर रेडी टू गिव अ फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिशर्स। और अर्लियर ब्रिटिशर्स के पास में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जैसे कि मद्रास था, बॉम्बे था, कलकत्ता था, सूरत था, आगरा था, अहमदाबाद, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थे, एंड दे आर ओनली हैविंग वेरी पर्टिकुलर स्मॉल एरियाज इन इंडिया, और वो भी सिर्फ कोस्टल लाइन के ऊपर में एरिया थे। छोटे से एरिया को मिलने के बाद में स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर वेरी मेहमत इन द कमर्शियल पर्पस में, काफी मेहमत है उनकी। वो चाहते थे अगर इन सब लड़ाइयों को रोकना अगर चाहते थे इंडिया में भी किस तरह से पीस ट्रीटी के थ्रू हो सकता था, लेकिन डुप्लेक्स की कुछ खतरनाक नीतियों के द्वारा ऐसा नहीं हो पाया। ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक गवर्नर एट दैट टाइम ऑफ फ्रांस। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा ही लड़ाई के लिए वो तत्पर तैयार रहते। इस तरह की नीतियों की वजह से उन्होंने इंपीरियल पे ना ध्यान देते हुए, देश में अपनी सत्ता को ना बढ़ाने, कॉमर्स को ना बढ़ाते हुए उन्होंने सिर्फ लड़ाई की तरफ ध्यान दिया, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। इंपॉर्टेंट रीजन था उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इकोनॉमी उनकी बहुत अनसाउंड हो गई थी। एक तरफ वेस्ट में वहां पे लड़ाई चल रही, एक तरफ ईस्ट में लड़ाई चल रही। इससे पहले ब्रिटिशर्स की कोई भी लड़ाई होती थी, चाहे बैटल प्लासी की बात हो ब्रिटिशर्स के साथ में, या फिर इनकी जो इससे पहले बैटल ऑफ चिनसुरा हुई थी, जिसमें कि उन्होंने डच लोगों को भारत से बाहर भगा दिया। जो कोई भी लड़ाई हो ब्रिटिशर्स को उसमें हमेशा ही जीत मिली, जिससे उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हमेशा स्ट्रांग रहा। उनको जो इंसॉल्वेंसी है, जो बाद में फ्रेंच ने भी कहीं ना कहीं इंडिया में होने के बाद भी उसको टेस्ट किया था, ऐसा कभी ब्रिटिशर्स के साथ नहीं हुआ। दे वर ऑलवेज वेरी वेरी इकोनॉमिकली साउंड एंड स्ट्रांग इफ आई कंपेयर टू द फ्रेंच पीपल। दैट्स व्हाई ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था जिस वजह से फ्रेंच को हार का सामना करना पड़ा भारत में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक इन लाइन ऑफ लीडरशिप। ब्रिटिशर्स की अगर बात करूं, उनके पास में बहुत अच्छे लीडर्स थे, जैसे सर आयरकूट उनके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव उनके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास में ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट लीडर नहीं थे, उनके पास में एकमात्र लीडर थे, दैट वाज ओनली डुप्लेक्स ही थे, उनके और कोई इंपॉर्टेंट लीडर नहीं थे। डुप्लेक्स एक सिंगल लीडर होने की वजह से कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए, उनको क्रिटिसाइज करने वाला या सजेस्ट करने वाला उनके जैसा कोई लीडर नहीं था। उसके बाद में जो भी डुप्लेक्स के बाद में आए, कोई ऐसे बहुत प्रभावित लीडर नहीं रहे जो दोबारा फ्रांस को अपनी पुरानी खोई हुई सत्ता को लौटा के एक नई पोजीशन में पहुंचा दे। इसकी वजह से फ्रांस का जो है सत्ता भारत में धीरे धीरे सूर्य छिपता चला गया। शुरुआत अच्छी हुई लेकिन अंत उनका खराब हुआ। तो ये था हमारा तो जो थर्ड चैप्टर था, अभी हमने कंप्लीट कर लिया, 1 to 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। इन सभी चैप्टर्स में वी हैव डिस्कस इनिशियली
मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। वी हैव डिस्कस्ड सबसे पहले आर्काइव्स का हमने डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाई पोर्टुगीज केम टू इंडिया, उनकी इनिशियल पॉलिसीज क्या थी, उसके बाद में व्हाई दे गॉट डिक्लाइंड इन इंडिया। फिर हमने डिस्कस किया कि डच लोग कैसे भारत में आए, उनके डिक्लाइन होने का क्या रीजन रहा। देन वी हैव डिस्कस व्हाई ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, क्या फाउंडेशन थी ब्रिटिशर्स की, उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज के थ्रू इंडिया में अपना एरा एक नए तरीके से स्टार्ट किया। देन आफ्टर दिस ब्रिटिशर्स डेनिश लोग, डेनमार्क के लोग भारत में आए, उनके बारे में कुछ खास है नहीं जानने के लिए, सो वी वोंट वेस्ट आवर टाइम इनटू दैट, और उसमें ज्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है इसके रिगार्डिंग में। Then finally we have discussed regarding the French people, how they came to India, and all these three important Carnatic wars में डिस्कस किया। 3 कर्नाटिक वॉर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स को भी हमने डिस्कस किया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स वेंडी वॉर्स की, इसमें जो लड़ाई हमने डिस्कस की। सो हैव ए वॉच ऑन दीज वीडियो लेक्चर्स, जिसके बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना एक न्यू एरा भारत में स्टार्ट किया। इनिशियली मुगल्स वर देयर चैलेंजेस, बट लेटर ऑन दे वेरी सॉफ्टली get away from everything, and finally they took India for next 200 years. We will see everything in the next upcoming video lectures. Thank you so much. If you have any doubt, do ask me in the comment box. Thank you.